नमस्कार। ज्ञान सुधा चैनल पर आपका स्वागत है। और ज्ञान सुधा ये उपक्रम है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा का, और इस YouTube चैनल पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण सामग्री नाना विषयों की यहाँ उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी क्रम में हिंदी साहित्य पर हम बात करेंगे, और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है हिंदी साहित्य विषयक महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, हिंदी साहित्य के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हिंदी को हम बचपन से पढ़ते आए हैं, और हिंदी साहित्य की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि परीक्षा उपयोगी है, जो कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या फिर जो प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं में सतत पूछी जाती हैं, उन पर आज हम सतही बात करेंगे, और फिर कक्षा दर कक्षा हम विभिन्न विषयों पर बात करेंगे। तो आज जो विषय हमने लिया है हिंदी साहित्य विषयक महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, हिंदी भाषा का साहित्य, हम उस पर बात करेंगे। हिंदी भाषा जब हम देखते हैं तो वो जो 8वीं अनुसूची में समावेशित 22 बोलियों में से एक बोली निसंदेह ठहरती है, लेकिन वो अपने विस्तार के कारण, अपने संपर्क क्षेत्र के कारण, अपनी नाना प्रवृत्तियों के कारण वो राजभाषा और राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा का दर्जा प्राप्त कर लेती है। इस भाषा में विपुल साहित्य रचा गया है, और जब हम इस भाषा के साहित्य को देखते हैं तो 1000 ईस्वी के आसपास इसका लेखन प्रारंभ होता है। लेकिन जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास को देखते हैं तो किस प्रकार भाषा वैदिक संस्कृत से होती हुई लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर क्षेत्रीय अपभ्रंशीय रूपों से हिंदी तक पहुंचती है, इसके विकास का अध्ययन हम हिंदी साहित्य के अध्ययन में करते हैं। जब हम हिंदी साहित्य को देखते हैं तो हिंदी भाषा का साहित्य क्या है, किस प्रकार इसके काल विभाजन का प्रयास किया गया, और किस प्रकार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की परंपरा का प्रारंभ हुआ। तो जब हम पहल देखते हैं कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो हमें नज़र आते हैं गार्सद दत्तासी, और उनका जो इतिहास ग्रंथ है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया, और उस इतिहास ग्रंथ का नाम है इस्तवार de la littérature हिंदुई ए हिंदुस्तानी। फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। देखिए, ये विडंबना ही कही जा सकती है कि हिंदी भाषा का जो इतिहास ग्रंथ है वो फ्रेंच में लिखा गया, लेकिन ये इस दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रयास है कि इसमें हिंदी और उर्दू के कवियों को स्थान मिला, और लगभग 700 के आसपास जो कवि है वो इसमें स्थान पाते हैं। तो इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा जा सकता है। जब हम अन्य चीज़ों की बात करते हैं तो फ्रेंच भाषा में ज़रूर लिखा गया, और ये 2 भागों में प्रकाशित होता है, जिसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग 1846 ईस्वी में प्रकाशित होता है। तो इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण ग्रंथ ठहरता है। देखिए, प्रश्न ये भी बनता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, लेकिन हिंदी साहित्य का वह इतिहास ग्रंथ कौन सा है जो हिंदी भाषा में लिखा गया है। तो वहाँ पर आपको विकल्प में शिव सिंह सेंगर का चयन करना है, और उस इतिहास ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज। देखिए, दोनों ही जो ग्रंथ है वो वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित है। जब हम इतिहास ग्रंथ की बात करते हैं तो इतिहास ग्रंथ में कालखंड होते हैं, काल विभाजन होता है, और विभिन्न प्रवृत्तियों का वहाँ पर चित्रण वहाँ पर किया जाता है, और उन्हीं के आलोक में काल विभाजन का प्रयास भी किया जाता है। लेकिन जब हम इन दोनों इतिहास ग्रंथों को देखते हैं तो ये रिक्तता वहाँ पर दिखाई देती है। बहरहाल, आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रेंच भाषा में जो ग्रंथ लिखा गया है वो गार्सद दत्तासी का इस्तवार de la littérature हिंदुई ए हिंदुस्तानी है, और हिंदी भाषा में जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम शिव सिंह सरोज है, जो कि शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित है। हिंदी का सर्वप्रथम पत्र कौन सा है जो कि प्रकाशित हुआ? देखिए, हिंदी साहित्य और पत्रकारिता का एक अटूट संबंध रहा है, और जब हम इस दृष्टि में देखते हैं तो प्रथम पत्र जो है उदंत मार्तंड है, जो कि कोलकाता से प्रकाशित होता था, और 30 मई 1826 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। तो जब हम इस पत्र की बात करते हैं तो जैसा कि उगता हुआ सूर्य इस नाम से जुगल किशोर जो इसके संपादक हैं, प्रथम संपादक हैं, वो इस पत्र को निकालते हैं, और लगभग प्रति मंगलवार ये प्रकाशित होता था।
79 अंक इसके प्रकाशित हुए और लगभग 1.5 वर्ष की समयावधि तक ये प्रकाशित होता रहा और 1827 ईस्वी में ये बंद हो जाता है। देखिए, किसी भी पत्र, किसी भी पत्रिका, चाहे वो लघु पत्रिका हो, उसके प्रकाशन का एक बड़ा जिम्मा होता है और उसे सतत प्रकाशित करने की भी अपनी सीमाएं होती हैं। लेकिन इस पत्र को इस दृष्टि से हिंदी साहित्य में प्रथम पत्र होने का गौरव पात्र है, प्राप्त है कि ये नाना विषयों पर बात करता था और साथ ही हिंदी साहित्य पर भी बात करता था। जब हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं या उनसे जुड़े विभिन्न पक्षों की बात करते हैं, तब भी पत्रकारिता, जो हिंदी पत्रकारिता है, वो बहुत महत्वपूर्ण रही है। इसीलिए जब हम देखते हैं भारतेंदु युग और जो द्विवेदी युग है, जो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रथम सोपान कहे जाते हैं, उनमें भी जितने भी लेखक हुए हैं, संपादक हुए हैं, वो किन्हीं ना किन्हीं पत्र और पत्रिकाओं से जुड़े रहे हैं। चाहे हम हिंदी प्रदीप की बात कर लें, चाहे सरस्वती की ही क्यों ना बात कर लें, या हम बाला बोधिनी की बात कर लें, आनंद कादम्बिनी की बात कर लें, विभिन्न पत्र पत्रिकाएं हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का तो के विकास में तो महती भूमिका निभा ही, वरन जो उसका दायित्व था, जो जागरूकता का, वो दायित्व निर्वहन करने में भी वे वहाँ सफल होते हैं। तो यदि हम इस पत्र से संबंधित और बातें देखें तो जो अंतिम इसकी प्रति, अंतिम जो इसका संस्करण प्रकाशित हुआ, उसका ये उस पर ये शीर्षक कथन के रूप में ये लिखा गया था कि आज दिवस लो उग चुक्यो मारतंड उदंत, अस्ताचल को जाता है दिन कर दिन अब अंत। तो ये सभी जो रवि है वो अब अस्ताचल को जाता है, ये बात इसमें लिखकर इस पत्र की एक तरह से पूर्णाहुति, इसे समापन इसका किया गया। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम काल, देखिए ये बहुत साधारण सा प्रतीत होता है, लेकिन जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है, जो हम प्रयास इसके देखना प्रारंभ होते हैं तो मिश्र बंधुओं से ये प्रयास प्रारंभ होना हमें दिखाई देता है, क्योंकि उससे पहले यद्यपि ग्रियर्सन ने किया है, लेकिन वहाँ पर जो काल विभाजन है वो प्रामाणिक नहीं हम कह सकते। तो जो सर्वप्रथम काल है वो आदिकाल ठहरता है और ये संवत जो है 1050 से 1375 विक्रम संवत तक ये ठहरता है। देखिए, जब ईस्वी की बात करते हैं तो संवत में से 57 वर्ष घटा दीजिए, वो ईस्वी में तब्दील हो जाएगा। आदिकाल का मतलब है, आदि से यहाँ तात्पर्य है प्रारंभ से। तो हिंदी साहित्य की अनेक जो प्रवृत्तियाँ थी, उनके प्रारंभ का जो सूचक कालखंड है वो आदिकाल है। आदिकाल सर्वाधिक विवादास्पद काल भी रहा है हिंदी साहित्य का, और इस दृष्टि से यदि हम देखें तो यहाँ पर नामकरण में भी बहुत मतभेद यहाँ पर नजर आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे वीरगाथा काल नाम देते हैं, मिश्र जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं वो इसे प्रारंभिक काल नाम देते हैं। इसी तरह राहुल सांकृत्यायन जो है वो सिद्ध सामंत युग इसे नाम दे देते हैं। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल को देखते हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम एक तरह से इतिहास ग्रंथ लिखा, वह इतिहास ग्रंथ जो वैज्ञानिक कहा जा सकता है, तो वो इसे नाम वीरगाथात्मक प्रवृत्तियों के आधार पर वीरगाथा काल नाम दे देते हैं। लेकिन जो सर्वमान्य नाम होता है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का आदिकाल। और अन्य नाम हमने जो जैसे देखे, वीरगाथा काल, वीर काल, सिद्ध सामंत काल, चारण युग, क्योंकि जो आश्रयदाता जो राजा थे, केवल और केवल उनकी प्रशंसा में जो साहित्य लिखा गया, इसलिए चारण काल भी इसे नाम दिया गया है। कुछ आलोचकों ने इसे जो अपभ्रंश काल भी नाम दिया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी इसे बीज वपन काल नाम देते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे नाम इस कालखंड को दिए गए, लेकिन जो सर्वमान्य नाम ठहरता है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का दिया हुआ आदिकाल नामकरण है। जब हम आदिकाल की बात करते हैं तो केवल और केवल वीर कथात्मक साहित्य वहाँ पर नहीं है, इसीलिए ये नाम भी खारिज हो जाता है। वहाँ पर जब हम देखते हैं तो रासो साहित्य वहाँ पर मिलता है, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य, जिसमें ढोला मारूरा दुहा और राउल बेल जैसी कृतियाँ वहाँ पर मिलती है। तो ये सारी जो 5 तरह की मुख्य धाराएं हैं वो हिंदी साहित्य के आदिकाल में देखने को मिलती है। और किस प्रकार अपभ्रंश से लेकर अमीर खुसरो तक जो पुरानी हिंदी के दर्शन होते हैं, जिसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरानी हिंदी का नाम देते हैं,
और अवहट का नाम स्वयं जो विद्यापति देते हैं, देशसिल बैना जिसे नाम दे देते हैं, ये सारी चीज़ें हम आदिकाल में देखते हैं। आदिकाल पर विस्तार से चर्चा हम आदिकाल का जब अध्ययन करेंगे हम तब करेंगे। तो इसी क्रम में यदि हम देखें तो हिंदी का सर्वप्रथम कवि कौन सा ठहरता है, कब वहाँ पर हमें प्रामाणिक रूप से जो रचनाएं प्राप्त होती है, तो जो सरहपा है, जो 84 सिद्धों में से एक कवि माने जाते हैं। देखिए इनका जन्म जो है 8वीं शताब्दी में होता है और इनके जो अन्य नाम हैं वो राहुल भद्र भी मिलता है, तो सरोज वज्र भी मिलता है। तो यहाँ पर भ्रमित ना हो, ये तीनों ही नाम एक ही कवि के हैं। बौद्ध धर्म जैसे जैसे विकृति को प्राप्त होता है वो वज्रयान और सहजयान में बदलता है। जब उसमें वामाचार की प्रधानता हो जाती है तो वहीं पर जो सहजयान जो शाखा है उसके प्रवर्तक जो हैं सरहपा माने जाते हैं। और हरिभद्र नामक प्रसिद्ध बौद्ध जो दार्शनिक रहे हैं उनके ये शिष्य रहे हैं। इनके जो प्रामाणिक ग्रंथ है यद्यपि नहीं उपलब्ध होते हैं, लेकिन राहुल सांकृत्यायन ने इन पर गहन शोध किया है और वो बताते हैं कि उनके 32 ग्रंथ हैं, जिसमें जो दोहा कोश है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा है। तो इस दृष्टि से सरहपा जो है हिंदी के प्रथम कवि ठहरते हैं। यदि हम देखें 84 जो सिद्धों की जब बात करते हैं तो वहाँ पर जब सिद्ध राहुल सांकृत्यायन जो अपने शोध ग्रंथ में बात करते हैं तो उन्होंने बाकायदा 84 सिद्धों के नाम वहाँ पर गिनाए हैं, जिनमें कण्हपा, डोम्बिपा ये प्रमुख सिद्ध रहे हैं। इनका एक यहाँ पर आप ये ध्यान दें कि जो 84 सिद्ध हैं उनके नाम के अंत में पा जुड़ा है, जैसे लुईपा, डोम्बिपा, कण्हपा, सरहपा, इस तरह सभी के अंत में पा है, तो ये एक पहचान वहाँ पर सिद्ध होती है। सिद्धों की बात करें, सिद्ध साहित्य की यदि हम बात करें, जिनकी विस्तार में चर्चा हम बाद में करेंगे, तो इन्होंने जो साहित्य लिखा वो आचार व्यवहार से संबंधित अधिक था। वहाँ पर चर्या गीत अधिक लिखे गए और इनकी जो भाषा कहलाई वो संध्या भाषा कहलाई। तो और इनकी जो हम परवर्ती साहित्य पर यदि प्रभाव देखते हैं तो संत साहित्य पर इसका बहुत अधिक प्रभाव दिखाई देता है। तो जो बाद की जो प्रवृत्तियां हैं वो बीज रूप में आदिकाल में प्रारंभ होने हमें दिखाई देती है, चाहे वो श्रृंगारिक प्रवृत्तियां हों, चाहे भक्ति से संबंधित प्रवृत्तियां हों, ये सारी बातें हमें आदिकाल में दिखाई देती हैं। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें तो सरहपा उनकी भाषिक दृष्टि से यदि हम देखें तो हिंदी के सर्वप्रथम कवि ठहरते हैं। हिंदी का सर्वप्रथम सूफी कवि कौन सा है? देखिए इस पे विवाद भी होता है कि असाइद को माना जाए या कि चंदायन, मुल्ला दाऊद को माना जाए जिनकी कृति चंदायन है या चांदायन है। देखिए जब शोध होते हैं तो मुल्ला दाऊद को प्रथम सूफी कवि ठहराते हैं, जिनका जन्म डलमऊ रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ है और इनका जो समय है वो 1400 से 1475 विक्रम संवत माना गया है। ये जो ग्रंथ है चंदायन, इसे लोर कहा या लोर कथा भी कहा जाता है, जो कि वस्तुतः एक प्रेम कथा है और चंदा और लोरिक की प्रेम कथा है। देखिए जितना भी सूफी काव्य रहा है, चाहे हम मुल्ला दाऊद से लेकर हम शेख नबी के ज्ञानदीप तक यदि हम बात करें, तो जो सूफी कवि रहे हैं उन्होंने जो हिंदी प्रेमाख्यानक परंपरा रही है या हिंदी के जितने भी जो प्रेम कथानक रहे हैं उन्हें अपनी कथाओं का आधार बनाया है और वहाँ मसनवी शैली में बात की है। मसनवी शैली में जो है दोहों के बाद एक चंद चौपाइयों के बाद एक दोहा रखकर एक कड़वक बनाया जाता है, तो वहाँ पर उसे मसनवी शैली कहा जाता है और इस शैली का प्रयोग समूचे सूफी काव्य में हमें दिखाई देता है। सूफी काव्य प्रेम का भावनात्मक व्यापार है, जिसमें ईश्वर को या जो परम सत्ता है उसकी प्रेयस या प्रेयसी के रूप में वहाँ उपासना की जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जो हमें देखने को मिलती है। हम बात करेंगे सरस्वती की। सरस्वती क्या है? तो सरस्वती हिंदी की एक महत्वपूर्ण पत्रिका है, जिसे यदि हम देखें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जिसे उच्चता तक पहुंचाया, लेकिन इससे संबंधित अनेक प्रश्न बनते हैं जिस पर हम भ्रमित हो जाते हैं। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि
इसके संपादक कौन है और हम लिख देते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, लेकिन ऐसा नहीं था। इसका जो प्रारंभ होता है 1900 ईस्वी में, ये जो पत्रिका है इंडियन प्रेस इलाहाबाद के जो स्वामी होते हैं उनके अनुरोध पर नागरी प्रचारिणी सभा काशी से ये पत्रिका प्रकाशित होती है। और इसकी जो संपादन समिति रहती है, संपादन मंडल जो रहता है, उसमें श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, कार्तिक प्रसाद खत्री और किशोरी दास गोस्वामी जो है वो एक संपादन समिति के रूप में रहते हैं। और इस संपादक ये जो मंडल है इसके अनुमोदन पर ही जनवरी 1900 में इंडियन प्रेस इलाहाबाद से सरस्वती प्रकाशित होती है। तो यदि 1900 की बात की जाए तो संपादक मंडल जो है वो 5 सदस्यीय है, जिसमें श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, कार्तिक प्रसाद खत्री और किशोरी दास गोस्वामी उसमें शामिल है। लेकिन जब हम 1901 में बात करते हैं तो वहाँ पर सरस्वती के जो संपादन का जो भार है वो भी उक्त समिति ही करती है। लेकिन 1902 में ये कार्य अकेले श्याम सुंदर दास को सौंप दिया जाता है। और जो तीसरा वर्ष है 1903, उसमें इसके संपादक का जो कार्य है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी संभालते हैं और 1903 में वो संपादक बनते हैं। तो ये प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण बन जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो सरस्वती के संपादकत्व से कब जुड़ते हैं, तो 1903 ईस्वी में। 1901 में तो 5 सदस्यीय जो संपादक मंडल है वही ये कार्य करता है। 1902 में ये कार्य श्याम सुंदर दास अकेले करते हैं और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इस पत्रिका से जुड़ते हैं, जो कि हिंदी के परिष्कार और परिमार्जन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होती है। तो इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। हिंदी का सर्वप्रथम अनुदित नाटक जो है, देखिए जो हिंदी में जो नाटक लेखन प्रारंभ हुआ या जितनी भी गद्य विधाएं जो प्रारंभ हुई, जो हम आधुनिक काल में भारतेंदु युग में देखते हैं, तो वहाँ पर हम पाते हैं कि हिंदी का सर्वप्रथम अनुदित नाटक शकुंतला है, जो कि कालिदास, संस्कृत के जो महाकवि माने जाते हैं कालिदास, उनकी कृति अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद है, जो कि और ये जो अनुवाद है शकुंतला के नाम से 1863 ईस्वी में प्रकाशित होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। बंगला साहित्य और संस्कृत साहित्य ने बहुत अधिक प्रभावित किया है। सर्वप्रथम जो रचनाएं प्रकाश में आई हैं वो अनुदित नाटकों के रूप में ही आई हैं। भारतेंदु ने स्वयं विपुल मात्रा में अनुदित नाटक लिखे हैं। उनके पिता गोपाल दास जी ने भी नाटक लिखे हैं। तो इस दृष्टि से जितना भी जो लेखन आया है वो बंगला साहित्य, संस्कृत साहित्य और अंग्रेजी साहित्य का ऋणी है, क्योंकि वहीं से हमने अनेक विधाओं को हिंदी में हम लेकर आए हैं। यदि हम इस शकुंतला नाटक की बात करें तो ये लक्ष्मण सिंह द्वारा लिखा गया है। और इस नाटक को जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है वो अपनी गुटका में भी इस नाटक को स्थान देते हैं और बाद में फ्रेडरिक पिंकॉट जो है वो इसे इंग्लैंड से प्रकाशित करवाते हैं। देखिए एक शब्द हमने लिखा है शीर्षक में अनुदित और एक शब्द होता है अनुदित। हम शब्द शुद्धि पर भी लगातार बात करते चलेंगे। देखिए अनुदित जब हम लिखते हैं, हर्ष उ की मात्रा जब लगा देते हैं, अनुदित लिखते हैं, तो वहाँ पर जिस कृति का अनुवाद नहीं हुआ है ये अर्थ ठहरता है। और अनुदित जब हम दीर्घ उ यहाँ पर उसकी वर्तनी करते हैं तो उसका मतलब है जिसका अनुवाद किया गया है। तो ये लिखने में ध्यान रखें, परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी साहित्य में अनेक सरणियाँ वहाँ पर चल पड़ी हैं, बहुत अधिक विभाजन वहाँ पर साहित्यिक एक तरह से खांचे वहाँ पर बन गए हैं, जिसमें दलित लेखन, स्त्री लेखन, थर्ड जेंडर विमर्श, आदिवासी विमर्श, इस तरह के बहुत सारे विमर्श वहाँ पर चल पड़े हैं। जब हम दलित लेखन की प्रारंभ करते हैं, बात करते हैं, तो दलित पैंथर नामक जो मूवमेंट है वहाँ से ये प्रारंभ होता है। और जो 19वीं शताब्दी की जो अंतिम दशक है वहाँ से हिंदी में पदार्पित होना शुरू होता है। लेकिन प्रथम रचना कौन सी है, प्रथम कवि कौन से ठहरते हैं दलित लेखन की, यदि कविता की बात की जाए तो हीरा डोम जो कि पटना से हैं वो प्रथम कवि माने जाते हैं। उनकी जो कविता है अछूत की शिकायत वो सरस्वती में 1914 ईस्वी में प्रकाशित होती है। यद्यपि यह कविता भोजपुरी में है, लेकिन जो आलोचक हैं वो उसे हिंदी की जो दलित साहित्य की सर्वप्रथम कविता मानते हैं, क्योंकि यदि हम हिंदी को देखें तो वो विभिन्न बोलियों का समूह है। तो इस दृष्टि से जो यहाँ की अन्य बोलियाँ या उपभाषाएं हैं उसे विलग नहीं किया जा सकता।
प्रमुख पंक्तियां यदि हम देखें हीरा डोम की इस कविता की, तो हमनी के राती दिन दुखुआ भोगत बानी, हमनी के साहिबे से मिनती सुनाए बू। तो इस तरह की रचना है जिसमें दलित वर्ग की पीड़ा का, उसके संतरास का, उसके जीवन काठिन्य का यथातथ्य चित्रण कवि ने बहुत ही मार्मिक शैली में यहाँ पर किया है। इसी तरह यदि हम हिंदी की विभिन्न विधाओं की बात करते हैं, तो जो सर्वप्रथम एकांकी है, एकांकी और नाटक में अंतर अक्सर पूछा जाता है। एकांकी जिसमें एक अंक है, देखिए दोनों रंगमंच पर अभिनीत होने वाली विधाएं हैं, दोनों में ही जो है संवाद और जो चरित्र चित्रण है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, संवाद कौशल की बात होती है, लेकिन जो एक अंक में ही प्रारंभ होकर समाप्त हो जाए, जबकि नाटक जो वृहद कलेवर पर लिखा जाता है, विभिन्न अनुभवों को समावेशित करता हुआ, विभिन्न कथा प्रसंगों को समावेशित करता हुआ जीवन के वृहत्तर प्रसंगों पर वो बात करता है, उसमें अनेक अंक हो सकते हैं, अनेक दृश्य हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एकांकी में एक दृश्य और एक अंक की योजना रहती है। तो हिंदी की सर्वप्रथम एकांकी जयशंकर प्रसाद की एक घूट एकांकी मानी जाती है। प्रसाद एकांकीकार भी हैं, नाटककार भी हैं, और जब एकांकी और नाटकों की सर्जना करते हैं तो उनमें जो राष्ट्रीय बोध है वो चरम पर रहता है। वो बहुत से सुंदर गीत भी अपने नाटकों में लिखते हैं। जब हम एक घूट की बात करते हैं तो इस एकांकी का जो ध्येय है वो जीवन क्या है और जीवन कैसा होना चाहिए, इस व्यावहारिक जो एक टैगलाइन है जीवन की, उस पर ये बात करती हुई सी एकांकी नज़र आती है, जिसकी सर्जना 1929 ईस्वी में जो छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं उनमें से एक जयशंकर प्रसाद ने की है। हिंदी की सर्वप्रथम कहानी, देखिए बहुत अधिक विवाद है। जब हम इन गद्य रचनाओं को देखते हैं तो बहुत अधिक विवाद है कि किसे माना जाए। रानी केतकी की कहानी का जिक्र आता है, इंदुमती का जिक्र आता है, राजा भोज का सपना का जिक्र आता है, दुलाई वाली का जिक्र आता है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, इस कहानी का भी जिक्र आता है। दरअसल इन 6 कहानियों को ही हिंदी की प्रथम कहानियों में शुमार माना जाता है, लेकिन यदि हम प्रामाणिक दृष्टि से देखें, तथ्यपरक दृष्टि से देखें, तो सैयद इंशा अल्लाह खां की जो कहानी है, रानी केतकी की कहानी, जो 1803 या कि 1808, देखिए स्पष्ट नहीं है, तो उसे हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। इसमें रानी केतकी और उदयभान जो है उनकी प्रेम कथा का चित्रण है। कहानी 20 शीर्षकों और 8 पदों में लिखी गई है। तो इस दृष्टि से हिंदी की ये महत्वपूर्ण कहानी ठहरती है। हिंदी की कहानियों से संबंधित एक प्रश्न और खड़ा होता है कि किस स्त्री लेखिका ने प्रथम कहानी लिखी है। तो वहाँ पर यदि हम देखें तो दुलाई वाली जो बंग महिला है, उसकी जो रचयिता, वो प्रथम कहानी की श्रेणी में मानी जाती है। इसी दृष्टि में यदि हम आगे देखें तो हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यास कौन सा ठहरता है, तो वो वहाँ परीक्षा गुरु की भी बात आती है, वहाँ भाग्यवती की भी बात आती है। तो जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो जो भाग्यवती, जिसके लेखक यदि हम देखें तो श्रद्धाराम फुल्लोरी ठहरते हैं, और जिसका प्रकाशन 1887 ईस्वी में होता है। और ये जब हम इन उपन्यासों की बात करते हैं तो ये उपन्यास सामाजिक समस्याओं पर लिखे गए हैं। और यदि हम श्रद्धाराम फुल्लोरी की बात करें तो जो जय जगदीश हरे जो आरती है, जो कि हिंदू जनमानस के कंठ में बैठी हुई है, उसके जो रचयिता है वो भी श्रद्धाराम फुल्लोरी ठहरते हैं। ये भी एक तथ्य है। यदि हम इस उपन्यास की यदि समीक्षा की बात करें तो इसकी जो पहली समीक्षा है वो हिंदी प्रदीप में, जो कि बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका थी, हिंदी प्रदीप, उसमें ये प्रकाशित होती है। देखिए हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य की, और जब हम आधुनिक काल में बात करते हैं, चाहे हम भारतेंदु युग की बात करें या द्विवेदी युग की बात करें, वहाँ जितने भी रचनाकार हुए हैं वो किसी न किसी पत्र से संबंधित रहे हैं। इसीलिए जब हम बालकृष्ण भट्ट को देखते हैं, हिंदी प्रदीप निकालते हैं, प्रताप नारायण मिश्र की बात करते हैं, वो ब्राह्मण पत्रिका निकालते हैं। तो अनेक जो रचनाकार हैं वो जुड़े रहे हैं, और इस जो उपन्यास की समीक्षा भी जो हिंदी प्रदीप में प्रकाशित होती है। हिंदी की सर्वप्रथम आत्मकथा कौन सी है, तो जैन कवि जो बनारसी दास कृत जो अर्ध कथानक है, उसे हिंदी की प्रथम आत्मकथा होने का गौरव प्राप्त है, और ये सन 1641 में लिखी गई।
जब हम इसमें देखते हैं तो एक तरह से जो चंपू काव्य वाली बात आती है, छंदबद्ध आत्मकथा है। और बहुत ही यदि इसमें देखें तो जो कवि है उसने बहुत निर्भीकता से और अपने जीवन के तथ्यों को यहाँ पर उकेरा है। ये जो रचना है अर्धकथानक, देखिए उस समय ये माना जाता था कि जो आम जो जीवन है वो 110 वर्ष तक के आसपास ठहरता है। तो बनारसी दास जब 55 वर्ष के थे तब वो इस अर्धकथानक की सर्जना करते हैं और अपने जीवन के उन सभी तथ्यों को यहाँ लेकर आते हैं, चाहे वो विवादित रहे हों या कैसे भी रहे हों, वे बड़ी निर्भीकता से उसमें उसका उल्लेख करते हैं। ये पंक्ति भी वहाँ पर आती है कि तजिकुल कान लोक की लाज, भयो बनारसी आसिक बाज। तो अपनी जो तमाम कमियों, अपनी खूबियों तमाम उसको इसमें आत्मकथा में वो अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं। और यही आत्मकथा की सबसे बड़ी खूबी और ज़रूरत कही जाती है कि वहाँ पर जो कवि है या जो लेखक है वो अपनी बात बिना किसी लाग लपेट के वहाँ पर कह दे। केवल आत्ममुग्धता वहाँ पर नहीं हो, वरन जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उसका चित्रण आत्मकथा में किया जाना जरूरी है। हिंदी का सर्वप्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? देखिए शब्दानुशासन से हम बात करते हैं, पाणिनि के अष्टाध्यायी बहुत पहले हमें मिल जाती है, लेकिन हिंदी का सर्वप्रथम व्याकरण ग्रंथ यदि हम देखें तो पंडित कामता प्रसाद गुरु का आता है और ये ग्रंथ 1920 में इंडियन प्रेस प्रयाग से प्रकाशित होता है। कामता प्रसाद गुरु को हम व्याकरण के रूप में तो जानते ही हैं, लेकिन ये बहुत कम जगह लिखा गया है या ये बात सामने आई है कि वो बाल सखा और सरस्वती पत्रिका के संपादकत्व से भी जुड़े रहे हैं। तो कामता प्रसाद गुरु जो कि बहुत वैज्ञानिक तरीके से हिंदी का व्याकरण कहे जाते हैं, व्याकरण ग्रंथ तैयार करते हैं, तो उस दृष्टि से ये ग्रंथ महत्वपूर्ण है। देखिए एक शब्द हम बोल रहे हैं व्याकरण और एक शब्द हम बोल रहे हैं व्याकरण। तो हिंदी भाषा का जो सैद्धांतिक पक्ष है उसकी निर्मिति का जो बात करता है वो व्याकरण कहलाता है, लेकिन जो व्याकरण की सर्जना करता है वो व्याकरण कहलाते हैं। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखें। हिंदी के परिमार्जित गद्य की सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी है? तो परिमार्जित गद्य की बात कर रहे हैं। यूँ तो गद्य हमें बहुत पहले मिलना प्रारंभ हो जाते हैं, चाहे हम 84 वैष्णवन की वार्ता की बात कर लें, वहाँ पर भी हमें मिलता है। नाभा दास का जो भक्तमाल है वहाँ भी गद्य के दर्शन होते हैं, राउलवेल में भी हमें गद्य के दर्शन होते हैं, वसंत विलास में भी हमें गद्य के दर्शन होते हैं। लेकिन परिमार्जित गद्य की जो सर्वप्रथम पुस्तक जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम प्रसाद निरंजनीकृत भाषा योग वशिष्ठ को माना है। और आचार्य शुक्ल इसी क्रम में जो राम प्रसाद निरंजनी हैं उन्हें हिंदी भाषा का प्रथम प्रौढ़ लेखक भी मानते हैं। देखिए बहुत सारी बातें हैं जब हम हिंदी साहित्य के विषय में करते हैं, कौन सी चीज़ प्रथम रही है, कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य रहा है। आलवार भक्त हैं, वहाँ नैनवार भक्त हैं, वहाँ हम आधुनिक काल में आ जाते हैं तो वहाँ तार सप्तक जैसी बातें आ जाती है। हम इन सभी बातों पर अनवरत चर्चा करते रहेंगे और महत्वपूर्ण परीक्षापयोगी जो बिंदु है उन पर हम बात करेंगे। ये सभी प्रश्न लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं का चुनाव मैंने इस कक्षा हेतु किया है। आगे की कक्षाओं में हम इन्हीं बिंदुओं पर बात करना जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।